हेलो वन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे माय डियर फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है उससे पहले उसको शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए ही है आपके। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीज़ा के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने लगे हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, और एक डेमो भी लेंगे बाद में, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अपने लिए जाननी। अब ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए तो मैं आपको ये बोल दूं कि इज़राइल के हालात आपको पता ही हैं कैसे चल रहे हैं। तो कोई भी स्टेप इस वीडियो को देख के आप ना लें, सोच समझ के प्रॉपर रिसर्च के साथ, पूरे होमवर्क के साथ, न्यूज़ पढ़ के अच्छे से, तो आप ये कदम उठाएं कि आपको इज़राइल का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जाने के लिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से पहले यार क्या करना चाहिए, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं और हम बात करने लगे हैं इजरायली ई वीज़ा की। इजराइल ई वीज़ा, जिसको B2 कैटेगरी कहा गया है। इसका एक स्टिकर वीज़ा भी होता है जो आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। एंड दिस इज़ फॉर बोथ इंडिविजुअल और ग्रुप ट्रैवलर्स। ठीक है जी, B2 कैटेगरी का ई वीज़ा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देने लगा हूँ। अब उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, इसकी जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है, और स्टे पीरियड भी आपको 3 महीने का यानी कि 90 डेज़ का यहाँ पे मिलता है। देन इसकी जो कॉस्ट है वो आपको कुछ पड़ेगी 2343 रुपये। अगर आप 100 शेकेल इसकी कॉस्ट है, शेकेल वहाँ की लोकल करेंसी है, उसे कन्वर्ट करके देखेंगे तो 2300 रुपये या 2400 रुपये मैक्सिमम आपको इस वीज़ा की कॉस्ट पड़ती है पर एप्लीकेशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म के लिए, बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए या मीटिंग्स के लिए आप जाते हैं, इस वीज़ा को आप यूज़ कर पाएंगे। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स 2 या 3 महीने का आप करते हैं, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लंबे अरसे के लिए किसी ने कोर्स करना, तो उसके लिए ये वीज़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का ही इसका वैलिडिटी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वीज़ा आपको कब मिलेगा, तो इसको आने में 10 वर्किंग डेज़ लग सकते हैं। तो आपके जिस ईमेल से आप एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको 10 दिन के बाद या वर्किंग डेज़ के बाद जो है ईमेल एड्रेस आ जाएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है, अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव किया गया है। ठीक है, अब क्या है जो डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप डेमो भी इस वीडियो में देखने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यहाँ पे नोट करके रखे हैं मैंने, तो आपको जो है आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी, इसमें कोई चक्कर नहीं है। बस वो इतना आपसे मांग रहे हैं कि जितने भी टाइम के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, और जब भी आप ई वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं, और जितने भी टाइम के लिए वहाँ पे आप रहते हैं, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि 3 महीने की वैलिडिटी या 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको सभी, इंपॉर्टेंटली आपको मैं बता दूं कि सभी जितने भी कंट्रीज़ आपने घूमी हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये लोग हर चीज़ से एप्लीकेशन को एनालाइज करना चाहते हैं। तो लेट मी टेल यू कि ये लोग ये भी मांग रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ आपने घूमी हैं, उनका फ़ोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट पे आपका स्टैंप लगा होगा या स्टिकर वीज़ा लगा होगा, उन सब की आप फ़ोटोकॉपीज़ ले सकते हैं, उसको एक PDF में बना के आप अपलोड करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि करंट पासपोर्ट फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। तो जो पासपोर्ट की फ़ोटो है आपकी, इसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए हैं। वैसे अगर आप स्टिकर वीज़ा एम्बेसी से अप्लाई करते हैं, उसकी कुछ सेंटीमीटर्स या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है विद वाइट बैकग्राउंड, जो आपको अपलोड करनी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है वीज़ा रिजेक्शन इसलिए भी आते हैं कि जब वो फ़ोटो अपलोड करते हैं वाइट बैकग्राउंड की, तो उसके आसपास बॉर्डर लाइन्स होती हैं, तो वो बॉर्डर लाइन्स बिल्कुल ना हो। ठीक है, प्लेन वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो चलेगी। इसके बाद आपको लगानी है रिटर्न ट्रिप टिकट्स टू इसराइल। अब इसमें ये कुछ नहीं कहीं दिया हुआ कि ऑनवर्ड जर्नी की टिकट लगानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट नहीं लगा सकते। आप कहीं पे भी जा सकते हैं। एंड प्लीज़ इंश्योर कि अगर आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट लगा रहे हैं तो कोई फ्रेंडली नेशन हो इसराइल का, उस रीजन के अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है चीज़ शेयर करनी। तो ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी लगा सकते हैं, और राउंड ट्रिप इन्होंने टर्म यूज़ किया, तो चलो हम राउंड ट्रिप का एग्जांपल लेते हैं। तो जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करेंगे तो एक डिस्क्लेमर आएगा आपके सामने। पहले उस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ना, उसकी पहली लाइन को पढ़ना। उसमें एयर टिकट्स के बारे में दिया हुआ है कि आप टिकट बुक करने से पहले ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म या ई वीज़ा को प्रोक्योर कर लें। ठीक है, इससे मतलब ये है कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि डमी टिकट्स हम लगा सकते हैं, मैं ये प्रिज्यूम करके यहाँ पे चलता हूँ। और मैं रिकमेंड भी आपको नहीं करता इन केसेस के अंदर
खासकर इस वीज़ा के केस के अंदर कि आप एक प्रॉपर कंफर्म्ड एयर टिकट लेके चलें। हालांकि इन्होंने ये कहा है राउंड ट्रिप टिकट्स, लेकिन इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि डमी टिकट्स चलेंगे इस केस में या नहीं चलेंगी। तो कोई नकली टिकट मत लगाना, आप डमी टिकट लगा के देख सकते हो। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबके लिए नया है, इसके रिजल्ट्स हमें बाद में पता लगेंगे, लेकिन अगर आपने डमी टिकट लगाई और आपका अप्रूव हुआ है 10 दिन के बाद वीज़ा एप्लीकेशन, तो ज़रूर आप कमेंट करके नीचे बताएं वीडियो के, ठीक है। अब इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत बहुत मैंडेटरी है और वो वैलिड होनी चाहिए इजराइल में। कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप किस कंट्री में विज़िट करने लगे हैं। मिडल ईस्ट में जा रहे हैं आप, साउथ ईस्ट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे इजराइल का नाम दे सकते हैं। अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड है वहाँ के लिए, तो आप उसको लगा दें, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल अपनी तरफ से नहीं दिया है कि इनको कि ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपको कोई लोकल मेडिकल पॉलिसी लेके जानी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो वैलिड होनी चाहिए आपके ट्रिप के दौरान। देन इफ़ यू स्टे इन होटल एयरबीएनबी, तो आप वो भी कर सकते हो। तो एयरबीएनबी बुक कर सकते हो, होटल में भी स्टे कर सकते हो। यूजुअली होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। टेल अवीव सिटी की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी प्राइसी है, सस्ता नहीं है इजराइल। तो आप एयरबीएनबी चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ये हॉस्टल वगैरह जो भी आप कर रहे हैं वो आप बता दें। देन अगर आप किसी फ्रेंड के पास जाके रहने लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका इनविटेशन लेटर या उनका जो लोकल आईडी कार्ड होगा वहाँ पे, वो उनको स्पेसिफाई ज़रूर करना है उस इनविटेशन लेटर में। इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट मैंने हर वीडियोस में बोला है, तो उसका फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उससे थोड़ा चेंज कर लेना, कॉपी पेस्ट करके, एंड आपका काम हो जाएगा। एंड देन बैंक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। और मैं आपको जो लैंग्वेज इन्होंने वहाँ पे दी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट का बैंक जाके उसको टेस्ट कराना चाहिए। तो आप बैंक जाएंगे तो वही आपको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, वही बैंक ऑफिसर आपका सील लगा देता है और साइन कर देता है। वो आपको लगानी 3 महीने की। प्लस अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और आपको बुलाया गया है, तो आपको इनविटेशन लेटर उसका लगाना चाहिए। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे एयर टिकट्स हो गई, होटल रिजर्वेशंस हो गई, या आपका पासपोर्ट ही हो गया, दैट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स आप कह सकते हैं, ताकि वो वीज़ा वैलिडिटी के पीरियड का ही हो, ठीक है। आगे पीछे करना हो कि गलत डेट्स की आपने होटल या फ़्लाइट्स बुक कर ली हैं, देन नोबडी कैन हेल्प। प्लस इसके अलावा जो है आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। तो ये थे जी डॉक्यूमेंट्स। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, इसका डेमो भी देख लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस वीज़ा को अप्लाई किया जाता है। इसके लिए टॉप राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर ई वीज़ा B2। जैसे ही क्लिक किया हमने, तो नेक्स्ट पेज पे कुछ आसान 6 स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। अपना ईमेल एड्रेस, आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, आपकी ट्रैवल डेट्स यानी कि पासपोर्ट की डिटेल्स आपकी, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं आप, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड पासपोर्ट लास्ट में, ठीक है जी। अब आपको इंश्योर ये करना है कि आपको ये जितनी भी डिटेल्स हैं अपनी विदिन 30 मिनट्स फिल आउट करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो ये टाइम आउट हो जाएगी, सारी डिटेल्स आपकी सेव नहीं रहेंगी, दोबारा से रीसेट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हम क्लिक करते हैं स्टार्ट ई वीज़ा B2 एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे क्या है कि यही सेम स्टेप्स दिए हुए हैं। वेरीफाई ईमेल एड्रेस, प्रोवाइड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, एंटर पासपोर्ट डिटेल्स, ऐड पर्सनल डिटेल्स और पे फॉर द एप्लीकेशन फ़ी। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आप डिस्क्लेमर देख लें, इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो आप अच्छे से देख लें। इस पर हम क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको पहली लाइन पढ़ाना चाहता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म prior to purchasing any airline tickets to Israel, and you are aware that the state will not be liable for any monetary, non-monetary damages that may be caused to you or third parties as a result of denial of application of cancellation for the electronic visa।
तो प्लीज़ इंश्योर कि आप मैं ये समझ रहा हूँ इस लैंग्वेज से, पहली लाइन से, कि आपको एयर टिकट्स जल्दी बुक नहीं करनी चाहिए। पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना वीज़ा को अप्रूव करा लें। इसके लिए आप डमी टिकट्स अपलोड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि डमी टिकट्स अपलोड करनी है। ये पहली बार मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैंने भी अभी तक अब इसको अप्लाई नहीं किया है जेनुअनली। तो जो भी है, इसको लैंग्वेज को पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि आप डमी टिकट्स भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन को मैं चूज़ करता हूँ। आप ग्रुप एप्लीकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। पहली चूज़ की मैंने वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस अपना डालता हूँ जिससे मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है। वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करेंगे और हमें एक कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा 6 डिजिट, जो कि मेरे इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अब आ जाएगा। तो इस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये कोड देखें 079784, ये मुझे उस एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। यहाँ पे हम कोड डाल लेते हैं फटाफट से और वेरीफाई और ईमेल आईडी पे क्लिक करते हैं। ठीक डाला है कोड हमने और ये एक्सेप्ट हो गया है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट। तो यहाँ पे हम बिजनेस है, टूरिज़्म है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। टूरिज़्म पे क्लिक करते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल तो मैं कुछ फेब की, नेक्स्ट मंथ की रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ये भी डाल देते हैं। अब हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन इसराइल, तो मैं यहाँ पे अप टू 14 डेज़ कर देता हूँ। अभी 14 डेज़ कर दिया। हैज़ द वीज़ा यू आर अप्लाइंग फॉर बिन प्रोसेस्ड एंड अप्रूव्ड इन इसराइल, मुझे नहीं लगता, इसको हम येस करेंगे तो इसको हम नो कर देते हैं। आर यू प्लानिंग टू एंटर इसराइल मोर देन वंस एज पार्ट ऑफ योर विजिट, तो इसको मैं चाहूँगा, आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे नो ही करें। री एंट्री परमिट के पीछे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपकी एप्लीकेशन डिनाई भी की जा सकती है। क्योंकि क्या रीज़न है कि आप 2-4 बार यहाँ पे जा रहे हैं। अब क्या है, नीचे मुझे आइटनरी एक छोटी सी बना के, यानी कौन कौन सी जगहों पे मैं जाऊँगा, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो जो मुझे याद है, हाइफा एक जगह है, जेरूसलम है, वो डाल देंगे। मुझे इसकी स्पेलिंग याद नहीं आ रहा था एनीवेज। और इसके बाद हम डाल देते हैं टेल अवीव, जो कैपिटल है इनकी। ठीक है, ये 3 मैं डाल देता हूँ। वैसे आप गूगल से अच्छे तरीके से प्रॉपरली निकाल के चीज़ों को डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आर यू प्लानिंग टू एंटर द फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, तो इसके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। आपको पता है कि इसके बारे में आपको नो करना पड़ेगा यहाँ पे इनके केस में। और आप कहाँ से हैं, कहाँ आप रहते हैं, इंडिया, और आपकी जो एम्बेसी है नियरेस्ट, जैसे दिल्ली है, में एक इनका कॉन्सुलेट है, तो हम न्यू दिल्ली चूज़ कर लेंगे, या बैंगलोर, मुंबई के ऑप्शंस पे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप आपका, मतलब पासपोर्ट किस टाइप का, ऑर्डनरी पासपोर्ट आपको चूज़ करना है यहाँ पे, तो रेगुलर पासपोर्ट, नेशनल पासपोर्ट नंबर जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। प्लीज़ इंश्योर कि जो भी डिटेल्स आपके पासपोर्ट पे हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे होनी चाहिए और मैच करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कंट्री कोड चूज़ करूँगा, IND होगा वो, और नेशनैलिटी हमारे केस में इंडिया ही होगी। इज़ योर पासपोर्ट बायोमेट्रिक, तो इसको मैं नो कर सकता हूँ। फैमिली नेम, सर नेम, तो आपको यहाँ पे अपना जो है नाम, पता वगैरह देना पड़ेगा एज़ पर योर पासपोर्ट। कोई गलती उसमें ना हो, कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो, ध्यान रखें आप इस चीज़ का। तो अभी हम फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ भी, और डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है पासपोर्ट पर दी हुई, आपका जेंडर, वो सब आपको यहाँ पे डालना है। तो फटाफट से हम इसको भर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे दिया है वही आप डालेंगे, इंडिया। और जेंडर जो है, आप मेरे केस में मेल, फीमेल, और अनदर बी के भी ऑप्शंस हैं आपके पास। और मेल डाल के मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंटर पर्सनल डिटेल्स। और इसके बाद आपको ये 3 स्टेजेस हमने कंप्लीट करनी हैं, और 3 रहती हैं। और पर्सनल डिटेल्स में आपको एडिशनल नेशनैलिटीज़ और सिटीज़नशिप्स, तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगा, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको ज़रूर सारी इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करनी चाहिए। मार्शल स्टेटस जो है वो भी हम चूज़ कर लेते हैं। ओके, मैं इसको एक बार वेरीफाई कर रहा था कि ऊपर एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज दी है। तो इसको, इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि क्या हमारे पास NA चूज़ करने का या नो करने का ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। और मार्शल स्टेटस जो मैंडेटरी फील्ड है, तो आप यहाँ पे सिंगल चूज़ कर लें, जो भी आपका है आपके केस में। यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0 करेंगे तो कोई इनपुट नहीं लेता है, तो मिनिमम यहाँ पे आपको चिल्ड्रन डालने पड़ेंगे, पर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें।
ठीक है। प्रीवियस सरनेम को नेम चेंज आपका हुआ है, जैसे लेडीज़ के केस में हो जाता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, फादर्स का नेम आपको, फर्स्ट नेम उनका, फैमिली नेम, मदर्स का नाम आपको डालना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द फादर देना पड़ेगा, ग्रैंड फादर नेम ये क्यों दिया है आई डोंट नो, लेकिन जो दिया है वो आप उस हिसाब से यहाँ पे डालते जाएँ। ठीक है। और ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इसमें कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस वगैरह नहीं देनी है। आप इसे भरना चाहें तो भर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रैंड फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द ग्रैंड फादर इंडिया ही रहेगा मोस्टली सबके केसेस में, आई एम श्योर। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ अभी मैं, और इंडिया चूज़ कर लेते हैं एक बार फिर से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है नीचे, तो आपको अपना फ़ोन नंबर और ऑल्टरनेट नंबर कोई है तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो जो प्राइमरी फ़ोन नंबर है वो मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे। ठीक है। डू यू हैव एनी सोशल मीडिया अकाउंट, तो अगर कुछ है तो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, लिंक्डइन दे सकते हैं। उनके लिंक्स भी आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे आई थिंक यहाँ पे, पर उसने, अब देखते हैं कहाँ पूछता है। अब होम एड्रेस में मैंने कंट्री इंडिया, सिटी डाल दी है, और मैं स्ट्रीट नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है। पूरा एड्रेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मैं एम्प्लॉयड चूज़ कर लेता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी का आपको नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्या रोल है, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फ़ोन नंबर आपका जो ऑफिस का वो होगा, और उनका जो आपका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, ये मैंने डाल लिया है। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, और देखिए जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे से लिंक्स मांग रहा है मेरे फेसबुक प्रोफाइल के, लेकिन क्योंकि मैं अभी डेमो ले रहा हूँ तो मैं ओरिजिनल लिंक्स अपने यहाँ पे नहीं डालना चाहता, तो मैं इसको ऊपर नो पे क्लिक कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। लेकिन आप अगर चूज़ करते हैं तो ज़रूर स्पेसिफाई करें ओरिजिनल लिंक्स। ठीक है जी, ये हो गया, फॉर्म हमने फिल कर लिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ पर्सनल डिटेल्स और देनी है। If you answer yes to any of the following questions, provide as many details as possible. This will help us to process your application faster. ठीक है। Have you visited Israel in the past? No कर दिया मेरे केस में। Have you ever applied for an Israeli visa or ETA? No कर दिया इसको मैंने। The countries you have visited in the last 5 years. तो यहाँ पे मैं जो है चूज़ कर लेता हूँ कुछ भी कंट्रीज़ के नाम, मतलब जो भी आपने कंट्रीज़ घूमी उनके नाम आप मल्टी सिलेक्शंस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए कज़ाकिस्तान कर लिया मैंने जैसे कुछ भी, एंड हमें इसके बाद क्लिक करना नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पेज पे ये हमसे मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स, और सबसे पहले आपको करनी है फ़ोटो अपलोड। अब ये जो फ़ोटो, इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस वगैरह नहीं दी हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है विद वाइट बैकग्राउंड, और PDF, JPG और PNG फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है अपलोड को। ध्यान रहे कि आपकी जो पासपोर्ट है, जो फ़ोटो है आपकी, वो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, और उस पर कोई भी बॉर्डर लाइंस ना हो, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है जी। रीसेंट फ़ोटोग्राफ हो, अच्छी बात है। इसके बाद आप देखें रिटर्न टिकट्स आपको लगानी है। अब जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं तो उसके हिसाब से डमी टिकट्स लगा सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट फुली श्योर कि ये ओरिजिनल टिकट्स आपको लगानी चाहिए, बल्कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस केस के अंदर, आप डमी टिकट ही लगा दें। और यहाँ पे सिलेक्ट करें फ़ाइल को, मतलब PDF वगैरह, JPG और PNG की स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे चल सकते हैं। और एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलें, मैंडेटरी है वो। आपको उसका जो वाउचर है, PDF है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है आपका, तो आप कहाँ स्टे करेंगे, तो होटल का जो वाउचर है वो कंफर्म्ड आप ज़रूर यहाँ पे लगाएं। ठीक है। होटल या Airbnb की रिजर्वेशंस भी यहाँ पे चलेंगी। होटल कॉन्फर्मेशन आप देखें यहाँ लिखा भी है, वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर आप किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, रिलेटिव के पास, तो उनका जो इन्विटेशन लेटर है वो आपको लगाना पड़ेगा विद देयर डिटेल्स एंड प्रूफ। ठीक है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ मॉनेटरी मींस, तो यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की लगा सकते हैं। एंड प्लीज़ इंश्योर कि जो लैंग्वेज यहाँ पे जैसे दी गई है इसके हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बैंक में जाके अपनी स्टेटमेंट को टेस्ट करा लें, उसका प्रिंट आउट लेके टेस्ट करवा लें उसको। बैंक ही आपको प्रिंट आउट दे देगा और टेस्ट करके दे देगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद वर्क परमिट, अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, कहीं और किसी कंट्री का वर्क परमिट आपके पास, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड प्लस कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अनदर डॉक्यूमेंट के अंदर आप कुछ और 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक अच्छा एग्जांपल ये रहेगा कि पासपोर्ट पे अगर आपकी वीज़ा की स्टैम्प्स हैं, या किसी भी कंट्री में आप गए तो उसको भी आप एक
फॉर्मेट में डाल के अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके दिमाग में आते हैं, दैट्स इट। अभी क्या है कि मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, सब कुछ रेड में हो गया क्योंकि मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है। अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो है आपकी पेमेंट गेटवे की, एंड दैट्स हाउ यू फिल आउट योर इजरायली ई वीज़ा फॉर्म, B2 टूरिस्ट वीज़ा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बस ये थी वीडियो रिगार्डिंग इजराइल ई वीज़ा जो कि रिसेंटली 1 जनवरी 2025 से शुरू किया गया है। 1 जनवरी को वैसे इनकी एम्बेसीज़ की छुट्टी थी, लेकिन अब ये ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और इसका सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगेन मैं यही बोलता हूँ कि इस वीडियो को देख के कुछ जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें कि आप पहले हालात मौजूदा देखें, उसके बाद इस वीज़ा को अप्लाई करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।